हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्यांश सिंह राजपूत। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में प्रोवाइड कराए हुए हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट दो पार्ट में गिवन है। ए ऑप्शन में जो क्वेश्चन गिवन है वो है डिफाइन कोलराउच लॉ। तो बड़े सिंपल फॉर्म में इसे हम समझते हैं। इसकी डेफिनेशन में है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of the molar conductivity of cation and anion each multiply by number of moles of ions at infinite dilution। तो इस तरीके से इसे डिफाइन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर लैम्डा एम नॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एंड लैम्डा केटायन एंड लैम्डा एनायन रिप्रेजेंट कर रहे हैं द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द cation and anion at infinite dilution respectively। x and y हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, राइट। अब इसके बी पार्ट में जो हमें गिवन क्वेश्चन है वो है न्यूमेरिकल। इसे सॉल्व करने का हम पैटर्न समझते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी न्यूमेरिकल आए तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है सबसे पहले उन्हें हमें नोट करना है। तो इसमें गिवन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर। इट इज ए concentration, मोलर concentration 0.025 मोल पर लीटर of methanoic acid is 46.15 Siemens centimeter square मोल इनवर्स, राइट। मिथेनोइक एसिड का है विच इज HCOOH। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए है मोलर कंडक्टिविटी, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा mc से। देन नाउ क्वेश्चन है फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है जिसे हम k से रिप्रेजेंट करेंगे। गिवन आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 349.6 Siemens centimeter square mole inverse, and ionic conductance of formate ion HCOO minus ion is equal to 54.6 Siemens centimeter square mole inverse हमें गिवन वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे लैम्डा HCOOH की कंडक्टिविटी को। तो जनरली ये जो हैं वो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन के लिए हैं, तो हम यहाँ पर इन दोनों की कंडक्टिविटी को प्लस कर देंगे, कीटायन और एनायंस की कंडक्टिविटी को। तो यहाँ पर है 349.6 प्लस 54.6, ठीक। इन दोनों को प्लस करिए, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। नाउ अब आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एम सी, दैट इज
molar conductivity at any concentration upon molar conductivity at infinite dilution। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 46.16 और लेमडा एम इन्फिनिटी, इन दोनों को प्लस करने पर यहाँ जो आंसर आएगा 6612 2 110 14 4 1 5 and 5 10 0 404.2 आपका आंसर होगा 404.2। अब यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा अल्फा की वैल्यू को हम पुट करेंगे सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा वाले फॉर्मूले। हम जितने भी फॉर्मूले नोट कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर बॉक्स में क्लोज करना है और उसमें सभी सिंबल के बारे में लिखना है कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लेमडा एम सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, लेमडा एम इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट रिवॉल्यूशन, उन्हें थ्योरेटिकल फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करने हैं। नाउ अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हम k इज इक्वल टू आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इन्हें सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर्स रिप्लाई करने हैं। राइट नाउ हमने आपको इसे सॉल्व करने का पैटर्न सिखा दिया है। आपको सिर्फ इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है और उन्हें सॉल्व करके के आंसर्स बताने हैं। यहाँ पर C कॉन्सेंट्रेशन है, अल्फा जो कि आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक, C कॉन्सेंट्रेशन हमें ऑलरेडी गिवन है 0.025, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। राइट नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सप्लेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विथ डायग्राम। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंपोजिशन होता है, इसमें एपरेटस जो यूज होते हैं, ठीक, वो हैं बीकर, ग्लास ट्यूब, प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम फॉइल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। और केमिकल्स में यूज होते हैं 1 मोलर HCl सॉल्यूशन और 1 बार प्रेशर में H2 गैस। SHG की प्रिंसिपल बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये एनोड एज वेल एज कैथोड दोनों के जैसे एक्ट कर सकता है। जब SHG एनोड के जैसे बिहेव करता है तो जो हाइड्रोजन गैस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, 2H+ आयन जनरेट करती है। क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इस कारण इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और जब SHG के जैसे बिहेव करेगा, कैथोड के जैसे बिहेव करेगा SHG, तो यहाँ पर HCl से जो H+ आयन जनरेट होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और H2 गैस फॉर्म कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। कैथोड में हमेशा रिडक्शन की प्रोसेस होती है। जो गैस रिलीज हो रही है वो हमें बबल्स के फॉर्म में यहाँ पर विजिबल होती है। इस डायग्राम में एपरेटस का अरेंजमेंट गिवन है। इसमें हमने क्या किया है, कंटेनर में 1 मोलर HCl सॉल्यूशन फिल कर दिया है, ग्लास ट्यूब को इन्वर्टेड करके रखा हुआ है, प्लेटिनम वायर को इसमें फिट किया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर हमने प्लेटिनम फॉइल लगाई हुई है जो कि कोटेड है प्लेटिनम ब्लैक से। एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो कि सिर्फ रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए एरिया प्रोवाइड कराता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ठीक, SHG स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के पीछे रीजन था कि हम जितने भी नोन एलिमेंट हैं उनके पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकें। हमने SHG के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 मान लिया है। राइट, 0 अज्यूम किया हुआ है। एक हाफ सेल होता है, जब इसे हम किसी दूसरे एलिमेंट के हाफ सेल के साथ कनेक्ट करते हैं
तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें ऑब्टेन होता है वो SHE का तो 0 हो गया, जितना भी पोटेंशियल है वो नेक्स्ट जिस एलिमेंट का हमने हाफ सेल बनाया था और SHE से कनेक्ट किया था वो पोटेंशियल उसका हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम सभी मेटल के पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में हमसे पूछा गया है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो SHE की हेल्प से हम सभी एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं और उन्हें एक सीरीज में अरेंज करते हैं। इस सीरीज को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या उन्हें बोला जाता है एक्टिविटी सीरीज। नाउ अब हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है, हाइड्रोजन का हमने 0 माना हुआ है और एंड में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है वो है फ्लोरीन। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, जबकि नीचे जितने भी मेटल और नॉन मेटल हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। सबसे पहला पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि SHE के साथ जब हम मेटल को कनेक्ट करते हैं तो SHE का बिहेवियर और जो मेटल है उनका बिहेवियर क्या होता है, यानी कि कौन इसमें एनोड और कौन कैथोड के जैसे बिहेव करते हैं। तो हमेशा इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जो एनोड बनाया जाता है, एनोड हमेशा मोर एक्टिव मेटल का बनाया जाता है, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, राइट। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जितनी भी मेटल इसके टॉप में सिचुएटेड हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, यानी कि SHE से कम है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर सिचुएटेड हैं वो सब एनोड के जैसे बिहेव करेंगी विथ रिस्पेक्ट टू SHE, यानी कि SHE इस केस में कैथोड के जैसे बिहेव करेगा और वो सभी एलिमेंट वो सब मेटल जो कि बॉटम में सिचुएटेड हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे सिचुएटेड हैं वो सभी कैथोड के जैसे बिहेव करेंगी और SHE एनोड के जैसे बिहेव करेगा, राइट। नाउ अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सेकंड है यहाँ पर। इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमें डिस्कस करना है रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट का और रिडक्शन पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है। दो प्रोसेस होती हैं, एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और एक रिडक्शन की प्रोसेस होती है। रिडक्शन की प्रोसेस होने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं और जिसमें रिडक्शन होता है उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर के साथ डायरेक्टली का रिलेशन होगा, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल का रिड्यूसिंग एजेंट की पावर के साथ इनवर्सली का रिलेशन होगा। ठीक, रिड्यूसिंग पावर के साथ यहाँ पर इनवर्सली का रिलेशन होगा, यानी कि वो सभी मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उनकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, राइट। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो सब मेटल जो कि इसके ऊपर सिचुएटेड हैं उनकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, राइट। यहाँ पर जितनी भी मेटल हैं इनकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, राइट। और जितनी इस हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में जितनी भी मेटल नीचे हैं यानी कि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है उनकी रिड्यूसिंग पावर
हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कम होती है। ठीक, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के रिस्पेक्ट में रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ को बताना है। नाउ थर्ड पॉइंट में हमें डिस्कस करना है कि जिनकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक, पॉजिटिव वैल्यू है तो सिंपल सी बात है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर ज़्यादा होगी जबकि रिड्यूसिंग एजेंट की पावर कम होगी। तो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट एक दूसरे के वाइस वर्सा में डिस्कस करना है। नाउ फोर्थ पॉइंट है द सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयन आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द सीरीज, राइट। तो इन पॉइंट को फोर्थ पॉइंट भी उसी के रिस्पेक्ट में हमें एक्सप्लेन करना है। नाउ अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है इसकी the metals on the top have the tendency to lose electron readily. These are active metals, right? जो मेटल टॉप में सिचुएटेड हैं क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, राइट। नाउ यहाँ पर एक बात समझना है हमें, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मेटल क्या होती हैं? मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से लूज करेंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम होता है, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होती है, राइट। नाउ सिक्स पॉइंट है द एक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी कि नॉन मेटल की जो एक्टिविटी है वो बढ़ते जाती है। द नॉन मेटल ऑन द बॉटम हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली, दीज आर एक्टिव नॉन मेटल्स, द एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। प्यारे बच्चों, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा जिसमें हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करनी है। हमने आपको समझने के लिए 6 कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करी है, ठीक। इनमें आप बेस्ट 3 को अच्छे से लर्न कर लीजिए और उन्हें अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करके आंसर शीट में लिख के आना। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है What is molar conductivity? What is the effect of dilution on various conductance? So molar conductivity is defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution. इसे हम lambda m से indicate करते हैं। Variation of conductivity and molar conductivity with concentration or with dilution, right? So conductivity, that is kappa, always decreases with decrease in concentration, that is dilution के साथ inversely का relation होगा और concentration के लिए डायरेक्टली का रिलेशन होगा, ठीक। तो डायल्यूशन के साथ इन्वर्सली और कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली का रिलेशन होगा, यानी कि अगर आप डायल्यूशन करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो आपकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। एक्चुअल में कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करेंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन द डायल्यूशन। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं उनके ऊपर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, राइट। डायल्यूशन करने पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस हैं उनकी नंबर कम होती है जिससे कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। नाउ अब हम यहाँ पर डिस्कस करें तो मोलर कंडक्टिविटी के साथ हमें रिलेशन बताना है। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। दैट इज डायल्यूशन के साथ
डायरेक्टली का रिलेशन हो जाएगा। जैसे जैसे आप डायल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक्चुअल में क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट हों या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हों, जैसे जैसे आप डायल्यूशन करेंगे तो इनका आयोनाइजेशन बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। तो डायल्यूशन के साथ सबसे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी में जो इफेक्ट आता है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी आयोनाइजेशन बढ़ता है, बट इसमें मोलर कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता है। उसकी वजह है कि इनिशियली ही कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से इनमें वेरिएशन आता है। और इनके ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ग्राफिकली इनका रिप्रेजेंटेशन है लैम्डा एम एंड कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका इनिशियली जब हम डायल्यूशन करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता है, राइट। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आता है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस विच इज कप्पा, जिसे हम कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। The inverse of resistivity, kappa is inverse of resistivity, is called conductivity. The specific conductance भी इसे बोला जा सकता है, it is represented by the symbol kappa, right. रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं as the conductance of a solution of 1 centimeter length and having 1 centimeter square as the area of cross section। अगर हम इस क्यूबिक फॉर्म में जिसकी हाइट विड्थ एंड लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, इसमें अगर हम 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल करें तो इसकी जो भी कंडक्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे, राइट। या फिर इसे इन अदर वर्ड हम डिफाइन करें तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट, राइट। अब इसकी यूनिट में देखा जाए तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, दैट इज रो इज इक्वल टू RA/L होता है। तो L सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ओम होता है एंड एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स होगा। ओम इनवर्स इज द सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स भी लिख सकता है। Now, relation between conductivity and cell constant. So, kappa is equal to L upon RA. So, we know that kappa is equal to 1 upon R is the conductance and Ly is the cell constant. So, now relation is conductance into cell constant. तो ये बेसिकली रिलेशन इसमें बन के आता है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें न्यूमेरिकल हमें गिवन है। न्यूमेरिकल है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड। तो जो वैल्यू हमें गिवन है उन्हें हम प्रॉपरली नोट करते जाएंगे। कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा इज इक्वल टू 0.00241 मोलर है, ठीक। एंड इसकी जो ये कंसंट्रेशन है, it is a concentration and conductivity is 7.896 into 10 to the power minus 5
सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। ये वैल्यू हमें गिवन है। नाउ फाइंड इट्स मोलर कंडक्टिविटी, हमें लैम्डा m फाइंड आउट करना है। इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिडिक एसिड एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन में है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देन फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, हमें K इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लैम्डा एम सी फाइंड आउट करेंगे एट दिस कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा एम सी इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, राइट। तो हम यहाँ पर इसे फर्दर एक्सटेंड करें फॉर्मूले को, तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी हो जाएगा, दैट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि मोल दैट इज मोल पर लीटर है, ठीक। इसे हम ml में कन्वर्ट करके करें तो इसमें 1000 का हमें डिवाइड करना होगा। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लैम्डा एम सी इज इक्वल टू कप्पा इज 7.896 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन, इसमें 1000 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन में हो जाएगा 241 इंटू 10⁻⁻5। इन्हें सॉल्व करेंगे हम, राइट। तो यहाँ पर लैम्डा एम सी फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि हमारे पास आंसर निकल के आएगा 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर K को फाइंड आउट करने के लिए हमें अल्फा की रिक्वायरमेंट होगी। तो अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर देंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी हमने निकाला है 32.76 और लैम्डा एम इन्फिनिटी हो जाएगा 390.5। इस तरीके से हम यहाँ से अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे। देन अल्फा कैलकुलेशन के बाद हम K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक। आप इनके आंसर्स फाइंड आउट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके आंसर्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों एमपी बोर्ड ने जिन क्वेश्चंस को हमें प्रोवाइड कराए थे उनको हमने बेहतर तरीके से समझ लिया है और उन्हें एक लिखने के पैटर्न के बारे में भी सीख लिया है। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आंसर शीट में प्रॉपर तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।